सेट नंबर 31 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चंस का। उसके पहले आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। लगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए एंड देन मैच करने के बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए, पहला एक सेंटेंस अरेंजमेंट था। अब इसमें एक चीज मेरे को परेशानी दिखाई पड़ रही थी, या आपको भी लगा होगा कि फर्स्ट सेंटेंस हम किसको लें। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब सेंटेंस अरेंजमेंट बना रहे हो ना, तो फर्स्ट सेंटेंस को लेके दिक्कत होती है। ये ऐसे क्वेश्चंस में होता है जहां पे आपके पास एनडीए, सीडीएस, एसएससी के एग्जामिनेशंस में ऑप्शंस दिए रहते हैं, और मुझे लगता है कि वो डेलिबरेटली देता है कि जो लोग अगर ये चुनते हैं कि मेरे को पहले पहला निकालना है उसके बाद सेकंड देखना है, तो उनको ये दिक्कत आए। बट अगर आप इन सेंटेंसेस को देखो, और अगर आप ये चेक करो सेंटेंस में, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेंटेंस को हम देखें तभी मेरा बनेगा, बन सकता है, क्योंकि आप ऑप्शन का शुरुआत देखो, पी क्यू आर एस, और चारों में अलग अलग है। तो ऐसा भी क्वेश्चन मतलब अगर दे कि हम खाली फर्स्ट सेंटेंस चुने मेरा आंसर निकल जाए, तो कुछ ना कुछ उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मुझे भी लगा कि मैं कौन सा चुनूं। देन वन थिंग इज देयर कि मुझे लगा कि क्यू के बाद पी आना चाहिए। आप जरा देखो ध्यान से, इन रिसेंट ईयर्स द प्राइसेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज हैव गॉन अप। जरूरी की चीजों की जो कमोडिटी हैं उनका प्राइस बढ़ रहा है, तो नेचुरली क्यू के बाद तो आप पी ही रखोगे ना, इसेंशियल कमोडिटीज दिया हुआ है तो क्यू और पी एक साथ आएगा। ये तो आप में से सब कोई जानता होगा, जानेगा, महसूस कर लेगा। और अगर क्यू पी देखो तो कहीं नहीं दिया हुआ एक साथ सिवाय इसके। इसको इसी एंगल से बनाओ आप। जरूरी नहीं है कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस हमेशा दिखेगी। अगर दो सेंटेंस का आपस में ग्रुप बैठ जाता है और आप श्योर हो कि ये दोनों साथ में ही आएंगे, तो उन्हीं के थ्रू ऑप्शन पे जाओ ना। 70% टाइम में आंसर निकल जाता है, और 30% टाइम में दो ऑप्शन तो मिनिमम एलिमिनेट हो ही जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। वी शुड नॉट इनकरेज, डिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड। सो तुम्हारा यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। थर्ड, यहां पे दो होता है वर्ब का, या तो वेट के साथ फॉर लगाओ, और अगर ये नहीं लिखना है तो अवेट लगाओ, लिखो। दोनों वर्ब है, दोनों में अंतर क्या है कि एक प्रीपोजिशनल वर्ब है और एक जनरल वर्ब है। अवेट के साथ हमेशा अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, जबकि वेट के साथ फॉर लगता है। सो स्टूडेंट्स वेयर वेटिंग फॉर द अराइवल, या स्टूडेंट्स वेयर अवेटिंग द अराइवल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड फॉर बिकॉज ऑफ विजडम। अब क्वेश्चन ये है कि वेनरेबल वेनरेट से बना है। ये वर्ब है, इसका नाउन बनता है वेनरेशन, और ये उसका एडजेक्टिव है। और वेनरेट का मतलब होता है किसी को उसके गुणों के चलते आदर करना। जरूरी नहीं है सिर्फ बुद्धिमानी, लेकिन दिए हुए ऑप्शन में और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मैं चुन सकूं। वेनरेबल मतलब आदरणीय है, और इज ग्रेटली रेस्पेक्टेड से आ जाएगा। वेरासियस दैट इज ट्रूथफुल, सच्चा। हिज स्टेटमेंट वाज वेरासियस, सही था उसका स्टेटमेंट। वल्नरेबल किसी चीज के सामने में कमजोर, किसी चीज से आसानी से ग्रसित होने वाला, वल्नरेबल। एंड वर्जर इज अ पर्सन, ये एक व्यक्ति होता है जो चर्च, टेम्पल्स मतलब रिलीजियस प्लेसेस के भीतरी चीजों का देखभाल करता है।
भीतर का वो सारा जो एस्पेक्ट्स है उसको देखभाल करने वाले को वर्जर कहा जाता है। सो तुम्हारा ऑप्शन ओनली सी विल बी देयर। अगेन एनाथेमा का मतलब स्पेलिंग पूछ रहा है और एनाथेमा सिर्फ ये है, इसका मतलब होता है कर्स, अभिशाप। करप्शन इज प्रूविंग एनाथेमा फॉर आवर कंट्री, अभिशाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट। अब आप ध्यान दीजिए, द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स, इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि बैड का एक ही फॉर्म लगेगा, वर्स्ट होगा, सबसे बुरा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। 40 टन, क्वेश्चन नंबर 7 में एक परेशानी है और आप रियलाइज कीजिए। देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन होता है, समझिएगा जरा, फिलर्स में अगर आपको कंफ्यूजन है तो डजंट मीन कि ये सिर्फ आपकी अंग्रेजी कमजोर होने के चलते कंफ्यूजन है। कोई भी बनाने वाले को कंफ्यूजन होगा, बट अगर जिसकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग ठीक काम कर रहा है, वो इस कंफ्यूजन से निकलने का इंडिकेशन पैसेज में खोज लेगा। और हम लोग क्या करेंगे कि इंडिकेशन नहीं खोजना है, एक ऑप्शन चुन देंगे, लड़ा तो लड़ा, अदरवाइज मेरा आंसर गलत हुआ। अगर आंसर मैच कर गया तो ठीक है, हम बोलेंगे हमने सही बना लिया है, बट बाय एंड लार्ज दिक्कत होगी। अब हम यहां फ्लोट भरे, रिलीज भरे, इमिटेड भरे, लिक्ड भरे, कोई कारण नहीं ले रहे, क्योंकि लिख रहा है कि 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड डैश फ्रॉम स्टील कंटेनर्स। अब यहां पे अगर भरते तो वॉज रिलीज होता, ठीक है। इमिट आप इस्तेमाल करते हो गैस के लिए, और जैसे सपोज करो मेरा साइंस नहीं है तो मैं इसको रखूंगा, लिख हुआ, ये जा रहा है, एंड फ्लोड, बहा। अब ये तो चीज है ना कि ये एक्सीडेंटल हुआ था, ये एक्सीडेंट था, तो फ्लोड तो नहीं जाएगा, फ्लोड एक नॉर्मल सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इन दोनों को एक साथ रखूंगा और इसके इंडिकेशन के लिए मैं पैसेज में देखूंगा स्टील कंटेनर से, और आगे में कंपनी का नाम दिया हुआ है तो एट ही होगा, एट द फैक्ट्री एंड रिलीज्ड। देखो जरा ध्यान देना, एंड दिस वन रिलीज्ड अ क्लाउड ऑफ गैस। तो ये गैस के फॉर्म में तो नहीं होगा, क्योंकि इसने जब वो बहा उसके बाद इसने गैस को रिलीज किया, तो ये इसका मतलब कि लिक्विड था। और फ्लो एक जनरल सेंस में इसलिए नहीं लगेगा, वो एक्सीडेंटली बहा था, वो लीक कर गया इतना टन, और उसने रिलीज किया क्लाउड ऑफ। यहां तो डेथली, डेडली, जो भी आप करो, क्योंकि और तो कोई वर्ड जा नहीं रहा है। आपको टारगेट पे देखो, अगर कंपटीशन अगर सीरियस होगा ना, तो सपोज करो कि अगर पांच क्वेश्चन में कंपटीशन हो, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन या रिजेक्शन डिपेंड करेगा क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। और इस पे हम ध्यान नहीं देते कि आपको आप जैसे बोलते हो ना कि मेरा क्लोसेस में 3 सही हुआ है या 4 सही हुआ है, मैं देखता हूं आपका 20% गलती हुआ है, आउट ऑफ 5 एक गलती होने का मतलब 20% हुआ है। आप थोड़ी देर रुक के सोच लेते तो आंसर निकल जाता है। जैसे देखिए, बहुत जानलेवा गैस का रिलीज किया, इट लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ इंस्टेंट एंड डैश डेथ। इंस्टेंट डेथ भी हुआ, तुरंत डेथ भी हुआ, और मोमेंट्री मतलब आप जानते हो क्षणिक होता है, टेम्पररी। डिटेन किसी को पूछताछ के लिए रोक लेना, एवर्ट किसी चीज को अवॉइड करना। ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरा का पूरा वर्ड मीनिंग पे था। डेफर मतलब आने वाले समय में होगा, वो अभी नहीं होगा। तो बहुत सारा डेथ हुआ इंस्टेंट, और बहुत सारे डेथ उसका प्रभाव के चलते बाद में हुए, भविष्य में। आप क्लोसिस में, क्योंकि लड़ाई एक क्लोसिस में भी होती है, जॉली, हैप्पी होता है। अगर इसमें ऑपोजिट देना है तो हैप्पी का ऑपोजिट
दुखी होगा, ग्लूमी, उदास। अनप्लीजेंट, आई वॉज अनप्लीजेंट, नो आई वॉज डिसप्लीज्ड। अनप्लीजेंट सिचुएशन होता है सर। जॉली पर्सन होता है। अनप्लीजेंट का मतलब खुश नहीं, अनप्लीजेंट का उल्टा खुश नहीं होगा। अनप्लीजेंट का उल्टा खुशनुमा, प्लीजेंट। सो सिचुएशन, पर्सन, इसके हिसाब से जॉली। नेक्स्ट, व्हाट आर यू कुकिंग? बस ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर यहां प्रेजेंट लगाओगे तो यहां भी प्रेजेंट लगेगा, यहां पे प्रेजेंट डाल के यहां पे पास्ट डाल दिया, और बाकी तो सी और डी तो वैसे भी गलत है। सो व्हाट आर यू कुकिंग? इट स्मेल्स। नाइस वन, इजी था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। ड्रॉ ऑन हिज फैंसी। फैंसी का मतलब होता है इमेजिनेशन। उसने अपने इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया, और कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करेगा तो ही यूज्ड हिज इमेजिनेशन। नेक्स्ट प्लीज। शायद आप में से सब लोग बना लिए होंगे, क्योंकि पास्ट टाइम लगा हुआ है ना, तो पास्ट टाइम के बाद एगो लगता है, 4 years एगो, नॉट 4 years, ओवर 4 years या अबाउट 4 years। आपका बन सकता है ही टोल्ड मी दैट ही वॉज मैरिड, फॉर लगाना सकते हैं, फॉर अबाउट, वो 4 सालों से शादीशुदा है। हम फॉर लगा के ऑप्शन नंबर सी को सही कर सकते थे। यहां भी फॉर लगा के सही किया जा सकता है, लेकिन अगर फॉर नहीं है तो आपको बी लेना होगा। नेक्स्ट मूव कीजिए। व्हाट अ सैड इंसिडेंट इट इज। अब अगर उसमें देखो तो तुम्हारे पास एक्सक्लेम तो जाएगा ही ना, यहां लगा हुआ है, तो वैसे ही निकल जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग वन। नेक्स्ट, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है उदार, और बेनेवोलेंट का अगर आप सिनोनिम देख रहे हो, राइट मीनिंग, तो ये दोनों, चैरिटेबल का मतलब ही उदार होता है, अफेक्शनेट जिसके मन में किसी के प्रति स्नेह भरा हुआ हो, ये नेचर बताने के लिए होता है, स्नेह से भरा हुआ, किसी के प्रति प्यार से भरा हुआ। उदार, दानी, परोपकारी, चैरिटेबल और बेनेवोलेंट। नेक्स्ट, आपके पास दे रहा है ऑपोजिट मीनिंग, ह्यूमिलिटी। अब ह्यूमिलिटी को एक्चुअली नम्रता से लेते हैं हम लोग। एक और वर्ड देखे हुए हैं, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएट। बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इससे जोड़ते हुए, अपमान करने वाले मीनिंग में। ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता, हम स्वभाव में बहुत नम्र हैं, और उसका उल्टा होगा उदंडता, घमंडी, घमंडीपन, एरोगेंस। क्योंकि डिसेंसी का मतलब होता है शालीनता, व्यवहार आदि की डिसेंसी हम मेंटेन करेंगे। ग्रैंडर, कोई चीज बहुत भव्य हो, मतलब बहुत इंप्रेसिव हो, तो उसको हम लोग ग्रैंडर बोलते हैं। द बिल्डिंग हैज अ लुक ऑफ ग्रैंडर, ये बिल्डिंग बड़ा शानदार है, भव्य है। नेक्स्ट, अब इसमें तुम देखो एक क्वेश्चन, पुअर स्टेट ऑफ पब्लिक हेल्थ इज व्हाट अलाउज मॉस्किटोज टू फ्लरिश। अभी मुझे जो दिखता है ना, वो आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि 1 के बाद फिर से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कौन सा चुनूं, तो तुरंत मोड बदल दो और 2 सेंटेंस को आपस में बैठाने की कोशिश करो। इसीलिए मैं जब भी मैं उसी आदत को डेवलप करने के लिए मैं 2 सेंटेंस को एक साथ बैठाने की कोशिश करता हूं, और आप जरा देखो तो एस और क्यू एक साथ आराम से बैठेगा। व्हाट इज नीडेड, जरूरी है, इज ए सस्टेन्ड एफर्ट, लगातार प्रयास होना चाहिए कि मॉस्किटो के खतरे को हम रोकें, और इसको पूरा किया जा सकता है अगर लोकल कम्युनिटी भी अपना प्रयास लगाए। पुट देयर सोल्जर टू, ये एक इडियम दिया हुआ है, अपना प्रयास करना, वो भी अपना प्रयास करे।
तो आपका एस के बाद क्यू आएगा, ये कंफर्म। और एस के बाद क्यू अगर आप ध्यान दो तो ए के अलावे और कहीं नहीं है। गेटिंग? इफ यू हियर इंगेज टोन, अब इस सेंटेंस में एक कंफ्यूजन था, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन, इधर में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका ये इस क्वेश्चन में यहां पे एन लगना चाहिए। मैं आंसर को चेंज करूंगा, आंसर में 19 नंबर में ए दिया हुआ है, आई विल गो फॉर बी। ऐसा नहीं है मैंने जानबूझ के इसको छोड़ दिया था, यहां पे लिसन भी हो सकता है, बट अगर सुनाई पड़ना है, लिसन और हियर में अंतर का ये मतलब नहीं है। अगर आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया है तो आप हियर इस्तेमाल करते हो, डेलिबरेटली अगर सुनते हो तो आप लिसन इस्तेमाल करते हो, चलो वो ठीक है, लिसन के साथ टू लगता है। लेकिन यहां पर अगर तुम्हें सुनाई पड़े, तुम सुन नहीं रहे हो, तो हियर भी सही है, लेकिन टोन के पहले तो एक आर्टिकल आएगा ना। इफ यू हियर एन एंगेज टोन, सो आपका बी आंसर होगा वहां पे। अब यहां पे फ्यू और लिटिल में अंतर पूछ रहा है। आप जानते हो कि ये डिटरमाइनर है, तो बगल वाले नाउन से गाइड होता है कि मैं फ्यू लगाऊंगा कि लिटिल लगाऊंगा, क्योंकि फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आता है और वो काउंटेबल नाउन प्लुरल में होता है, जबकि लिटिल के साथ अनकाउंटेबल आता है। और अगर अनकाउंटेबल आएगा तो वो तो सिंगुलर में होना ही है, वो सिंगुलर में होगा ही होगा। ठीक है, ये एक बेसिक अंतर है। बाकी का रूल यही है कि अ फ्यू और अ लिटिल तब आप इस्तेमाल करते हो जब सेंटेंस का टोन, ध्यान से सुनना, जब सेंटेंस का टोन पॉजिटिव हो। और फ्यू और लिटिल तब इस्तेमाल करते हो जब सेंटेंस का टोन नेगेटिव हो। इसीलिए होता यह है कि फ्यू और लिटिल के साथ, चूंकि ये नेगेटिव टोन के सेंटेंस में आते हैं, तो ऑलरेडी ये सेंटेंस में आएंगे तो नेगेटिव का टोन कर देंगे सेंटेंस को, तो नो नॉट नेवर नहीं लगता इनके साथ में। अब देखिएगा जरा, वी हैड डैश मनी, अब मनी अनकाउंटेबल है तो फ्यू नहीं लगेगा, फ्यू नहीं लगेगा, लिटिल लगेगा। अब ये हमारे पास पैसा कुछ था या नहीं था डिसाइड होगा इससे, इससे सेंटेंस का टोन डिसाइड होगा। इसीलिए वी वेंट आउट फॉर अ मील, हम लोग खाना खाने गए, तो सेंटेंस का टोन तो पॉजिटिव है ना, तो अ लिटिल जाएगा, अ लिटिल। अगला सेंटेंस देखो, वी डिसाइडेड टू अबैंडन आवर ट्रिप, हमने अपना ट्रिप छोड़ दिया, मतलब खत्म कर दिया, नहीं गए हम लोग, एज वी हैड डैश मनी लेफ्ट। तो यहां का तो हमने ट्रिप कैंसिल कर दिया, तो सेंटेंस का टोन तो वैसे भी निगेटिव हो गया, और निगेटिव हो गया तो आपको लिटिल लगाना है, तो अ लिटिल और लिटिल लगेगा यहां पे। नेक्स्ट प्लीज, पे थ्रू वंस नोज, दैट इज किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसा चुकाना, किसी भी चीज के लिए पैसा बहुत ज्यादा चुकाने को पे थ्रू वंस नोज। नेक्स्ट, अब ये देखो, यहां भी तुम इसमें देखो ढेर सारा तुम्हारे पास इंडिकेशन मिलेगा, तुम्हारा सही भी बना होगा, इंडिकेशन भी बहुत सारा मिलेगा। This produces an infrared beam. The beam carries Q के साथ S, आप जरा ध्यान दीजिए, Q के साथ अगर S लगाते हो तो तुम्हारा इंफ्रारेड बीम, द बीम कैरीज
तो क्यू के साथ एस यहां नहीं है, क्यू के साथ एस है, क्यू के साथ, तो एक ऑप्शन तुम्हारा क्लियर हुआ। अब जरा तुम 6 के पहले तुमको क्लियर है कि आर नहीं आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है द कोड, और आर में लिखा हुआ है प्रेस द बटन ऑन द रिमोट कंट्रोल द चिप सेट। कौन सा चिप? पी और आर तो एक साथ बैठा हुआ है ना, सिलिकॉन चिप। इट इज सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप को पहले बार इंट्रोड्यूस किया है, एंड द चिप सेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर। तो पी और आर तो एक साथ बैठेगा ही ना, और अगर पी और आर देखो तो पी आर यहां है और कहीं नहीं है। सो तुम्हारा आंसर आराम से आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रॉबिन वुड ड्रॉ अ पिक्चर। इसको वॉइस में चेंज करना है। अ पिक्चर वुड बी ड्रॉन, और तो कोई जाएगा नहीं। आसान था ये। वॉइस जनरेशन में वैसे भी आपको तकलीफ नहीं होती है। एंड ये क्वेश्चन में आपको परेशानी हुई होगी, क्योंकि एक फ्रेज को रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। अब ध्यान देना कि पहले सेंटेंस का मीनिंग देखो। आमतौर पर जनरली, मोटा मोटी अगर हम ऐसे बोले हिंदी में, तो चेन्नई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है आमतौर पर। अब बाय द वे एंड बाय द बाय दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये इसकी कोई हिंदी नहीं बनेगी। आप कोई टॉपिक पे बात कर रहे हो और अचानक आपने कोई और टॉपिक किसी से पूछ लिया, किसी की पढ़ाई चल रही है और अचानक मैंने बोला बाय द वे आप कहां गए थे कल, तो वो मैंने टॉपिक से अलग हटके पूछा ना, तो वो टॉपिक का चूंकि मोड चेंज करना है, तो बाय द बाय या बाय द वे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑन द लार्ज कुछ नहीं होता। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है आमतौर पर, जनरली। इसलिए यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपसे स्पेलिंग पूछ रहा, और स्पेलिंग में आपको एकदम क्लियर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि नरेशन का स्पेलिंग ऐसे आता है। और कोई वर्ड? प्रिपरेशन, रेस्पिरेशन, सांस का लेना, इनहेल और एक्सहेल दोनों मिलाकर रेस्पिरेशन कहा जाता है। सो कुछ क्वेश्चंस इसमें अच्छे थे, एंड आई होप you must have enjoyed solving the paper. See you with the next paper. Thank you.